नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं से कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया के द्वारा लिखा हुआ एक पाठ है। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि यात्रा के दौरान कैसे मनोरंजन होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यहाँ पर लेखिका बात कर रही है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है कि लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही है। उस रात में ऐसा सम्मोहन था और उसमें खो जाती है जिसमें कि आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह नेपाली भाषा में मंद स्वर में सुबह की प्रार्थना करने लगती है और लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। यदि वहाँ का मौसम साफ हो जाता तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मधु कंकरिया जिन्होंने कि अपनी यात्रा के बारे में इसमें लिखा है और साथ में ये लिखा कि यात्रा के दौरान किस प्रकार से मनमोहक दृश्य इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं, प्रकृति इंसान को अपनी तरफ जोड़ लेती है। वहीं का एक दृश्य वो बता रहे हैं कि युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे था। उसको सारी घाटियाँ और के बारे में पता था और युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ था। रास्ते में वो देखते हैं कि सफ़ेद बोध पत्रिकाएँ लगी हुई हैं, जो पताके के लगी हुई हैं। तो पता लगता है कि जो सफ़ेद बोध पताकाएँ होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाते तो पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद बोध पताकाएँ लगा दी जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। और कई बार अगर कोई नए कार्य आरंभ करना होता है तो उसके लिए रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से उनको पता लगता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है, किस प्रकार से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे रास्ता घुमावदार होता है, वहाँ के दृश्यों को वो देख लेते हैं। हालांकि लोग घूमने फिरने जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन लेखिका कह रही है उसको ये लग रहा था कि सारी इच्छाओं को अपने हृदय में समा ले वो, कि उसके हृदय की जो इच्छाएँ हैं वो उनको इतना ज़्यादा निहार रहे हैं कि प्रकृति उसको अपनी गोद में बिठा रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ के दृश्य देखते हैं, कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में बच्चे थे, उसमें सुंदर वातावरण है। भूख, गरीबी, मौत के निर्मम दृश्य की प्रवाह किए बिना लोग अपने रास्तों पर चढ़े जा रहे हैं, जबकि गाड़ियों पर जाने वाले लोग मौत से डरते हैं कि गाड़ी कहीं थोड़ी सी भी खिसक ना जाए और नीचे खाई में चली जाएगी। चाय के बागान हैं, सूरज की रोशनी अलग तरीके से ही दमक देती है। ये लोग उस समय समुद्र तल से 14,000 की फीट पर ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उसके भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन वहाँ पर अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया, इसलिए अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में वहीं था जैसे था वो। तो इसमें अलग अलग जो है वहाँ के दृश्यों के बारे में बताया गया है कि लोग कैसे देवी देवताओं में भी विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों को दूर करते हैं और बौद्ध की दी गई शिक्षाओं को वो मानते हैं। बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को लोग उनका अनुसरण करते हैं। उनके बारे में बताया गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो इसके हम कुछ अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। ये सारा पाठ का सार जो आपको अभी शॉर्टकट में बताया आपको। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को सम्मोहित करता था। रहस्यमय सितारों की रोशनी में सब कुछ समाप्त हो गया था। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसकी चेतना लुप्त हो गई हो, बाहर और अंदर सब कुछ शून्य हो गया था। वह इंद्रियों से दूर एक रोशनी से भरे संसार में चली गई। इसके लिए उसका जो आसपास का वातावरण था वो शून्य हो गया। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक को मेहनत बादशाहों का शहर इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी मेहनत करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल में से आने के बाद माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। तो सभी मेहनत का बादशाह है वहाँ। प्रश्न 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं के फहराने का अलग अलग अवसर क्या है। इसमें यह है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएँ यानी कि सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं और नए कार्य के नए अवसर पर, शुभ आरंभ पर
रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, वहाँ पर लगाई जाती हैं। प्रश्न 4 है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। जितेंद्र नार्गे लेखिका के सिक्किम के बारे में बताते कि यहाँ का इलाका मैदानी नहीं है, पहाड़ी है, मैदानों की तरह यहाँ पर जीवन सरल नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोमल या नाजुक नहीं मिलेगा, सभी का जीवन कठोर है और सभी मेहनती हैं। मैदानी क्षेत्रों में तरह तरह यहाँ कोने कोने पर स्कूल नहीं है, नीचे की तराई में 1-2 स्कूल ही होंगे, बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और अपने माता पिता के काम में भी सहायता करते हैं, जैसे कि पशुओं को चराना, पानी भरना, जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करना, ये सारे काम भी वहाँ करते हैं क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन काफ़ी कठोर है। प्रश्न 5 है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर के विषय में जितेंद्र ने बताया कि घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को उसके घूमते चक्कर को देखकर लगा कि पूरे भारत के लोगों की आत्मा एक जैसी है। विज्ञान ने चाहे कितनी अधिक प्रगति कर ली, फिर भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य, मान्यताएं सब जैसी हैं। चाहे वो पहाड़ों पर रह रहा है, चाहे कोई मैदानी क्षेत्रों में रह रहा है, हर कोई इंसान धार्मिक मान्यताओं को तोड़ नहीं सकता, वो आज भी उनसे जकड़ा हुआ है। प्रश्न 6 है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि वो कुशल गाइड कैसे था। गाइड वो होता है जो उनको वहाँ का सारा कुछ बता रहा था कि कहाँ कौन सी चीज़ है, उसकी क्या महत्वता है। वो गाइड होता है जो वहाँ के बारे में खुलकर सारी बातें बताता है और उसमें वो एक कुशल था उसके, क्योंकि जितेंद्र नार्गे ड्राइवर भी था और गाइड भी था। ड्राइवर कम गाइड, यानी कि ड्राइवर भी था और गाइड भी था। उसे सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों की पूरी जानकारी थी। पर्यटकों की जो जानकारी पर्यटकों को दी जाती है, जब तक पर्यटकों की संतुष्टि नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि वो कोई भी कुशल गाइड है। तो उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में उनको विस्तारपूर्वक बताया। एक गाइड के लिए अपने क्षेत्र के इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो जितेंद्र को भरपूर थी। और रास्ते में आने वाले छोटे मोटे पवित्र स्थान, उनके प्रति आस्था, उनकी श्रद्धा, हर चीज़ के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो कह सकते हैं कि जितेंद्र नार्गे एक कुशल गाइड वाले गुण उनमें थे। प्रश्न 7 है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उनके बारे में बताने कि इनमें यात्री दल युमथांग जाने के लिए जीप द्वारा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे हिमालय भी पल पल बदलता वैभव और विराट रूप को सामने आ रहा था। हिमालय विशालकाय होते जा रहा था, आसमान में फैली घटाएं गहराती हुई पताल नापने लगी थी, कहीं कहीं किसी चमत्कार के रूप में फूल भी मुस्कुरा रहे थे। तो वहाँ पर उसने हिमालय को मेरे नागपति मेरे विशाल कहकर भी सलामी दी। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े प्रतीत हो रहा था, कहीं हल्के पीलेपन का। हिमालय का स्वरूप काफ़ी अच्छा वहाँ पर दिखाई दे रहा था। प्रश्न 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लग रहा था कि आदिम युग को कोई अभिशप्त राजकुमारी है। बहती जलधारा में पैर डुबोने से उसी आत्मा को अंदर तक भीग कर सत्य और सौंदर्य का अनुभव होने लगा था। हिमालय से बहता झरना जीवन की शक्ति का एहसास करवा रहा था। वह भी जलधारा में मिलकर बहने लगी थी, अर्थात वह एक ऐसे शून्य में पहुंच गई जहां अपना कुछ नहीं रहता, सारी इंद्रियां आत्मा के वश में हो जाती हैं। प्रश्न 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर कर गए। उन्होंने वहाँ का जो मनमोहक दृश्य देखे, उसमें लेखिका ने को प्रकृति के असीम सौंदर्य ने अनुभूति दी कि एक चेतन शून्य में संसार में पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर के निकट पहुंच गई है। परंतु उस सौंदर्य में कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं, वे शरीर से कोमल दिखाई रही हैं, उनकी पीठ पर टोकरियां बंधी हुई हैं, पीछे उनमें बच्चे हैं, बड़े बड़े हथौड़े और कुदालों से पत्थर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। यह देखकर लेखिका बेचैन होगी। वहाँ खड़े कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ों में रास्ता बनाना बहुत कठिन कार्य है, वहाँ रास्ता बनाते समय लोगों की जान भी चली जाती है। लेखिका को लगता है कि भूख और जिंदा रहने के लिए संघर्ष ने इस स्वर्गीय सौंदर्य में अपना मार्ग इस प्रकार ढूंढा है। कटाव में फौजी को देखकर वह सोचने लगती है कि सीमा पर तैनात फौजी हमारी रक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों से हमारी रक्षा करती जहाँ बर्फ़ जो सब कुछ है वो बर्फ़ हो जाता है, जहाँ पौष और माघ की ठंड की बात तो छोड़ो, वैसाख में भी हाथ पैर नहीं खुलते, और ऐसी जगह पर फौजी रहकर हमारी और हमारे देशवासियों की रक्षा करते तो उनको दिल से सलाम भी बनता है, सलूट भी बनता है। प्रश्न 10 है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान था। सैलानी को प्रकृति
अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में प्रमुख योगदान पर्यटक स्थलों की उपलब्ध सुविधाएं, स्थानीय गाइड और आवागमन के मार्ग का होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ के लोगों का और सरकारी रखरखाव का भी बहुत योगदान होता है, ताकि आने वाले यात्री किसी भी तरीके से परेशान ना हो और वहाँ पर आवागमन ज़्यादा रहे। प्रश्न 10 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता को महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में आम जनता सहयोग करती है। वहाँ पत्थर तोड़ने से लेकर पत्थर जोड़ने तक के कार्य वे लोग कर रहे हैं। इस कार्य में व्यक्ति पूरी शक्ति लगाता है, परंतु उसके काम के बदले उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। बड़े बड़े लोगों को धनवान बनाने में ये लोग पैसों से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी कठिनाई से करते हैं। रस्तों को चौड़ा बनाने का कार्य, बांध बनाने का कार्य, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने का कार्य, नींव जो बड़े बड़े फैक्ट्री के कार्य की नींव आम जनता के खून पसीने पर रखी जाती है। सड़कों के निर्माण में यातायात का आवागमन सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तैयार माल और कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में सरलता से पहुंचाया जा सकता है। इन सब कार्यों से आम जनता का भरपूर योगदान मिलता है। इन लोगों की भूमिका के बिना देश की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। प्रश्न 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है? इसको रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? आज की जो पीढ़ी है वो भौतिकतावादी है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को भी नहीं छोड़ते, प्रकृति का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको भी उजाड़ देते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि प्रकृति मनुष्य को कितना कुछ देती है, बदले में मनुष्य से कुछ भी नहीं मांगती, बल्कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट देते हैं, नदियों के जल का दुरुपयोग करते हैं। कृषि योग्य बड़े बड़े औद्योगिक स्थानों के निर्माण में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वृक्ष लगाने से मिट्टी का बहाव रुकता है, हरियाली होती है, वर्षा आने में बिल्कुल उनका संतुलन बना रहता है। वर्षा उचित समय से होने पर नदियों में जल की कमी नहीं होती। जल एक प्राकृतिक देन है, लेकिन इसमें नदियों का जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो डाल दिया जाता है और नदियों का पानी पीने लायक नहीं रहता। तो कृषि योग्य भूमि का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो इसका परिणाम हमें भयंकर भुगतना ही पड़ता है। प्रश्न 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? बच्चों, एक बात आपको बता देता हूँ कि प्रदूषण चाहे वो कोई भी हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। चाहे वो हमें कानों से बहरा कर रहा है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो हमारी आत्मिक शांति को भंग कर रहा है। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन प्रदूषण हमेशा दुष्परिणाम ही लेकर आता है। प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। आज हम जो खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फसलों की पैदावार के चक्कर में स्प्रे वगैरह जो कीटनाशक उनका प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो हवा में भी फैलते हैं, उससे वायु प्रदूषण भी होता है। फिर हम उनको खा लेते हैं, हमें काफ़ी रोग होते हैं शरीर के अंदर, फेफड़ों को बीमारियां होती हैं जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे। जल प्रदूषण, गंदा पानी पी लेते हैं, अंदर हैजा, मलेरिया, बहुत सी गंदी गंदी बीमारियां लग जाती हैं, मच्छर पनपते हैं, उनसे बीमारियां लगती हैं। तो युवा पीढ़ी को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी इसके लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। लेकिन आप लोग युवा हो, आप भी लोगों को प्रेरित कर सकते हो। प्रदूषण अगर हम ये सोचते हैं कि कोई कर रहा है हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ हम गलत हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे दिन में 10 लोगों को भी जागरूक करते हैं, 10 में से 2 भी हमारा कहना मानते हैं, तो इसका मतलब हमने आम जनता में से, हमारी भारतीय जनता में से, विश्व की जनसंख्या में से कम आज 2 लोगों को तो इसके लिए तैयार किया। तो ऐसे धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। आपको युवा पीढ़ी को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसके जो कानून हैं या सरकार की आपको मदद चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम सरकार का भी सहयोग इसमें ले सकते हैं, कार्यक्रम चला सकते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी कर सकते हैं। तो जितना अच्छा हम लोगों को, अगर हम ये सोचते हैं कोई पेड़ काट रहे तो काटने दो, कौन सा हमारा है, वहीं हम गलत हैं। वो हमारा ही है, जिस देश में हम रह रहे हैं वो उस देश का है, चाहे वो उसके खेत में लगा है, चाहे साइड पे लगा है, चाहे वो, ये अलग बात है कि उसका वो पर्सनल है या सरकार का या हमारा है या उसका, लेकिन कुल मिलाकर तो वो पेड़ ही काट रहा है, कुल मिलाकर तो वो प्रदूषण को ही बढ़ावा दे रहा है, कुल मिलाकर तो वो फैक्ट्री में जो गंदा पानी निकल रहा है वो नदियों में डाल रहा है। तो इनको हमें रोकना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, अच्छे काम की तरफ अग्रसर करना चाहिए। प्रश्न 14 है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है।
इसके बारे में क्या है, कटाओ पर किसी भी दुकान का होना वरदान है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति जो है वो सुंदरता से भरी हुई है। सैलानी स्वयं को ये मानते हैं कि ईश्वर के निकट पहुँच गए, इतनी शांति वहाँ पर मिलती है। यदि वहाँ पर दुकानें खुल जाती तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ेगी तो गंदगी और प्रदूषण भी फैलेगा। फिर सफाई संबंधी नियम नहीं रहेंगे, नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई जाएंगी। वस्तुएं खा पी कर लोग इधर उधर सामान फेंक देते हैं, लोगों का आना जाना बढ़ेगा और उससे गंदगी भी बढ़ेगी। लोगों का आना जाना बढ़ने से जुमथांग में स्नोफॉल कम हो गया है, वैसे ही यहाँ होना भी संभव था। तो कटाऊ का वास्तविक रहने के लिए, वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ पर दुकान ना होना ही अच्छा है, ये उनको ऐसा लगा। प्रश्न 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति का जल संचय करने का अपना ही ढंग है। सर्दियों में वह बर्फ़ के रूप में जल इकट्ठा करती है। गर्मियों में जब लोग पानी के लिए तरसते हैं तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघलकर जल धारा बन जाती हैं और यह जल हम प्राप्त करके अपनी प्यास बुझाते हैं और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर। जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान को खुद भी पता है कि सर्दी में बर्फ़ वहाँ पर जम रही है, जल इकट्ठा हो रहा है। जैसी गर्मी आती है तो वो पानी जो है नदियों के माध्यम से, जल धारा के माध्यम से हम तक पहुँचता है, हम अपनी प्यास बुझाते हैं, दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। प्रकृति ने हर इंसान के लिए हर चीज़ सोच समझ कर बनाई है, लेकिन इंसान ये सोचता है कि भगवान की मूर्ति मैंने बना दी तो मैंने भगवान को बना दिया। असल में वो भगवान की मूर्ति बनाकर उसका एक रूप बना रहा है, उसका एक स्वरूप बना रहा है, ना कि उसने भगवान को बना दिया। जबकि वो मूर्ति बना रहा है, ये उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों, जब वो मूर्ति बना रहे तो पता नहीं कितने बार वो हो सकता है बीच में शराब भी पीता हो, बीड़ी भी पी रहा हो, गंदे हाथ भी लगे होंगे, चप्पल लेकर भी चढ़ा होगा, लेकिन जैसी वो मूर्ति हमारे सामने तैयार होकर आ गई तब हमारी उसके प्रति आराधना बढ़ जाती है, भक्ति भाव बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसका जो स्वरूप देखा वो हमारे लिए हमें शांति प्रदान करने वाला है। लेकिन जब उसको बनाया उसके पीछे क्या था वो हमें नहीं पता। और प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, जो बनाया है, अगर हम उससे छेड़छाड़ करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमने भगवान को बना लिया, भगवान ने हमें नहीं बनाया, तो वहाँ पर इंसान मार खा रहा है। और आज के समय की अगर मैं बात करूँ, जो कोरोना है जीव जंतुओं से इंसानों में आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन लोग फिर भी इसको समझ नहीं रहे। जिनके घरों से इसकी वजह से मृत्यु हो रही है, जिनका परिवार का मेंबर चला गया, उनसे पूछो कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम क्या होता है। क्योंकि जो लोग मर रहे हैं वो सरकार के लिए एक आंकड़ा है, लेकिन किसी परिवार के लिए वो सब कुछ है। प्रश्न 16 है, इसका अंतिम प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से मुकाबला करते हैं? इनके बारे में हमने बताना कि सैनिकों के जीवन में किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। हम वहाँ से हम भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल सकता है। देश की सीमा पर तैनात फौजियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात फौजी बर्फीली हवाओं और तूफानों का सामना करते हैं। पो मांग की ठंड में वहाँ पेट्रोल के अतिरिक्त सब कुछ जम जाता है। फौजी बड़ी मुश्किल से अपने शरीर के तापमान को सामान्य रखते हुए देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आने जाने वाला मार्ग खतरनाक है और संकर है, बिल्कुल छोटा सा है, जिस पर गुजरते हुए हल्की सी भी असावधानी प्राण ले सकती है। ऐसे रास्तों पर चलते हुए फौजी अपने जीवन की नापरवाह करते हुए आने वाले कल को सुरक्षित करते हैं। तो हमारा भी वहाँ पर ऐसा कर्तव्य बन जाता है कि एक अच्छे नागरिक होने के लिए, देश की खुशहाली के लिए हमें भी प्रयत्न करने चाहिए, अपने फर्जों को निभाना चाहिए। समय समय पर उनका साहस बढ़ाने के लिए मनोरंजनक कार्यक्रम का प्रबंध करना चाहिए। लोगों को भी देश की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रेरित होना चाहिए। जो देश की संपत्ति है, चाहे वो रेलवे है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जो है बस स्टैंड है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुछ भी है, जो सरकारी संपत्ति है, वो बच्चों हमारी तरफ से, जो आम जनता की तरफ से टैक्स जाता है या सरकार के पास किसी तरीके से वो कर टैक्स इकट्ठा होकर जा रहा है, तो वो आम जनता के पैसों से ही बनाया जाता है। अगर कभी कोई आंदोलन होते हैं, तोड़ फोड़ कर दिया जाते हैं, इनको जला दिया जाता है, कभी नुकसान होते हैं, तो कुल मिलाकर ये हम कह देते हैं सरकार का नुकसान है, ये हम आम इंसान का ही नुकसान है। उसकी भरपाई भी चाहे हम करें, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ियां करें, वो हमें ही करना पड़ेगा। तो देश की किसी भी संपत्ति को और स्वयं की संपत्ति को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, विपरीत स्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, उसमें भी अनुशासन से चलना चाहिए। धन्यवाद।